आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वली की गज़ल। हमारे पास क्वेश्चन है, वली की गज़ल गोई की नुमायाँ खूबियाँ बयान कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। वली दकनी से पहले बहुत से शुरा ने गज़ल में तबाज़माई की। अब तबाज़माई का मतलब है तबीयत की आजमाइश, ठीक है, जहानत का इम्तिहान करना। तो बहुत सारे शोरान ने गज़ल में ऐसा किया। इब्तदाई दौर में वली दकनी की गज़ल मुकामी किस्म का रंग लिए हुए थी और इसकी गज़ल दूसरे दकनी शुरा की मानिंद ही एक आम सी गज़ल थी जिसे मियारी करार नहीं दिया जा सकता था। वली दकनी जब पहली दफ़ा दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात मशहूर सूफ़ी शाह सादुल्ला गुलशन से हुई, जिन्होंने उनका कलाम सुनकर उन्हें मशवरा दिया कि वो सब मज़ामीन को फ़ारसी में भरे पड़े हैं, जो फ़ारसी में भरे पड़े हैं उनको रिख्ता ज़ुबान में काम में लाओ। ये मैं पिछली वीडियो में रिख्ता का मतलब बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। रिख्ता ज़ुबान वो होती है जो बहुत सारी ज़ुबानों से मिलकर बनी है, तो वो हमारी उर्दू की ज़ुबान है, ठीक है। वली दकनी ने शाह सादुल्ला की बात को पल्ले बांध लिया, ठीक है, और वापस दक्कन पहुंचकर मशक़े सखन में मसरूफ़ हो गए। अब उन्होंने फ़ारसी का अमीक मुतालिया किया, ठीक है। अमीक मुतालिया करना मतलब बहुत ही गहरा मुतालिया करना। किसी चीज़ को, किसी बुक को बहुत ही सीरियस लेके हम जब मुतालिया करते हैं या पढ़ते हैं तो इसको हम कह सकते हैं उर्दू में अमीक मुतालिया। और इसी तर्ज पर गज़ल कहना शुरू कर दी। उन्होंने तकरीबन 20 बरस तक गज़ल में रियाज़त की। रियाज़त करना मतलब मेहनत करना, मुशक्क़त करना, ठीक है। अब वो दूसरी दफ़ा दहली वार्ड हुए तो उनके हमरा उनका गज़लिया दीवान भी था। अहले दहली जो हैं, दहली के रहने वाले जो हैं, उन्होंने इनका कलाम सुना तो इन्हें ढेरों दादें दी। ये कलाम इतना मकबूल हुआ कि दहली के गलियों के लड़के इसे गुनगुनाते सुनाई देने लगे। वली की गज़ल पर फ़ारसी के असरात। गज़ल फ़ारसी की पैदावार है। वली ने इसे फ़ारसी ही की तर्ज में ढाला। फ़ारसी शायरी में मर्द ही आशिक और मर्द ही माशूक होता है। चुनांचे फ़ारसी गज़ल का तत्बा करते हुए वली ने भी मर्द ही को आशिक दिखाया और माशूक भी मर्द ही को ठहराया। तत्बा करना यानी कि किसी चीज़ की कॉपी करना, नकल करना, ठीक है। वली के बाद आने वाले उर्दू गज़ल गो शुरा ने भी यही वतीरा अपनाया, यानी कि यही तरीका अपनाया। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सैयद नूरुल हसन को। सैयद नूरुल हसन हाशमी वली की फ़ारसी के तत्बा में कही गई गज़ल के बारे में फ़रमाते हैं कि वली ने जब अपनी गज़लें इस ज़ुबान में जो अवाम और ख़वास सब में आसानी से बोली और समझी जाती थी और इसमें कादरुल कलामी और पुख्तगी की वही शान दिखाई जो फ़ारसी के शुरा के यहाँ मिलती थी और जिसके सब ख़ास गर्विदा थे। अब गर्विदा का मतलब है सब इसको पसंद करते थे, यानी तसव्वुफ़ की लतीफ़ मोशगाफ़ी, वही इश्क की दिलगदाजी और फिर इसके साथ सनाए बदाए का भी आला फ़नकाराना मेयार जो मस्तनद शुरा फ़ारसी के यहाँ पाया जाता था। तो इसने शुमाली हिंद के शेर व अदब और मौसीकी में एक अजीम इनकलाब पैदा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी तसव्वुफ़। तसव्वुफ़ का मतलब होता है दिल से ऐसी ख्वाहिशों को दूर करके खुदा की तरफ ध्यान लगाना, ठीक है। जैसे तज़किया नफ्स का तरीका होता है ना, उसको हम तसव्वुफ़ बोलते हैं। अब नेक्स्ट है दिलगदाजी। तो दिलगदाजी का मतलब है नरम दिल होना, ठीक है। इश्क की दिलगदाजी यानी इस इश्क का नरम दिल होना, बहुत ही नरमी के साथ करना। और सनाए बदाए में आ जाते हैं वो नकात और बारीकियाँ जो नज़म में अक्सर ज़ाहिर होती हैं ना, उनको हम सनाए बदाए बोलते हैं। वली की तशबीहात। वली ने अपने कलाम में तशबीहात और इस्तारात का भरपूर इस्तेमाल करके इसे नई नवेली दुल्हन की तरह जेवरात से लाद दिया। उनके नज़दीक शेरों में हुस्न पैदा करने का सबसे बड़ा ज़रिया तशबीहात हैं, ठीक है। वली की इस्तेमाल करदा तशबीहात फ़ारसी गज़ल से भी माखूज़ हैं और मुकामी यानी दक्कनी माहौल से भी, ठीक है। दक्कन में वो रहते थे ना, तो जो उस माहौल में, उस ज़माना में जो तशबीहात पाई जाती थी वो भी उनके कलाम में ऐड हैं। उनकी तशबीहात और इस्तारात में जिद्दत पाई जाती है। बकौल मोहम्मद इकबाल जावेद के अक्सर मुकामात पर वली का महबूब तो गोश्त पोस्ट का इंसान और हिस्सी शख्सियत होता है, मगर वली हुस्न व जमाल की वजाहत के लिए जो तशबीहें लाते हैं वो अक्ली होती हैं। और शायद ये भी एक वजह है जिससे वली का कलाम लज्जत परस्ती और हवसनाकी के इल्ज़ाम से बच गया और इसमें एक वक़ार और रख रखाव आ गया, ठीक है।
ولی نے زیادہ تر تشبیہات حسن و جمال کا تصور پیدا کرنے اور محبوب کی تصویر کشی کرنے کے ضمن میں استعمال کی ہیں۔ ولی کے پاس کلام میں حسن پیدا کرنے کا کمال یہ ہے کہ وہ بعض جگہ کنایا میں بات کرتا ہے اور بعض مقامات پر استعارہ میں، اور بعض اوقات محبوب کے سامنے تشبیہ کا آئینہ رکھ دیتا ہے کہ لو خود ہی دیکھ لو کہ تم کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تشبیہات میں تنزیہی رجحان کے باوجود اصلی خیال کے نقوش قائم رہتے ہیں۔ جی تو طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک تھا ولی کی غزل، تو اس کی میں وضاحت کر چکی ہوں۔ آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ باقی سارے مضامین پر بھی ویڈیو بنائیں گے، اور مزید اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔